नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना आरएलपी के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। राज्यसभा ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पारित किया। एक अध्ययन के अनुसार गंगा नदी के निचले विस्तार में जल की गुणवत्ता चिंताजनक पाई गई है और किसानों का कृषि उपज का गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति अधिकार विधेयक 2021। अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण और कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, जिसे हम आरएलपी के नाम से जानते हैं, इसका उद्देश्य दौधन बांध और दो नदियों को जोड़ने वाली नहर के निर्माण के माध्यम से केन से बेतवा नदी तक जल पहुंचाना है। ये नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत प्रथम प्रमुख आरएलपी होगी। ये जल अधिशेष क्षेत्रों से सूखा प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल पहुंचाएगी। इस आरएलपी के सामाजिक आर्थिक लाभ के बारे में आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले आर्थिक लाभ। बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखा प्रवण और जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होगी। साथ ही इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा आधारित विद्युत का उत्पादन होगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए समग्र आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। आइए अब बात करते हैं इसके सामाजिक लाभ की। ये परियोजना महिलाओं और लड़कियों को लंबी दूरी से जल लाने के गहन श्रम से राहत प्रदान करेगी। बीमारियों के भार को कम करके क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाने में सहायक होगी। ध्यान रहे कि बीमारियां संदूषित और असुरक्षित पेयजल के कारण होती हैं। आरएलपी क्षेत्र में किसी दबाव के कारण किए जाने वाले प्रवास को रोकने में सहायक होगी। हालांकि ऐसी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि परियोजना आंशिक रूप से मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को जलमग्न कर देगी और गिद्धों तथा गीदड़ों के पर्यावास को भी प्रभावित करेगी। केन और बेतवा नदी के बारे में आपको बताते हैं। केन नदी का उद्गम जबलपुर में कैमूर की पहाड़ियों से होता है। ये नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नदी घाटी बनाती है। ये नदी पन्ना जिले के भीतर से प्रवाहित होती है और यमुना से उसकी अंतिम सहायक नदी के रूप में मिलती है। अब बात करते हैं बेतवा नदी की। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नदी घाटी बनाती है। ये यमुना से उसकी सहायक नदी के रूप में मिलती है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक जारी रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा मानदंडों के अनुसार मार्च 2021 से मार्च 2024 तक PMAYG को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष आवासों को पूरा करना है। वर्तमान में PMAYG के तहत केवल 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है। इसलिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की घोषणा की गई है। योजना के संबंध में कई अन्य चिंताएं भी प्रकट की गई हैं, जैसे वित्त की अनुपलब्धता, योजना का धीमा कार्यान्वयन इत्यादि। आइए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बताते हैं। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत सभी ग्रामीण बेघर परिवारों और कच्चे तथा जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सरकार सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 का उपयोग करके पहचाने गए बेघर लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
योजना के अंतर्गत स्थानीय निर्माण सामग्री और मकानों के स्थानीय डिजाइन का उपयोग करके आवास निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है। लाभार्थियों की पहचान ग्राम सभा करती है और ये योजना स्वच्छ भारत मिशन, पीएम उज्ज्वला और मनरेगा जैसी अन्य योजनाओं के साथ समन्वय में संचालित की जा रही है। अब बात करते हैं इस योजना के महत्व के बारे में। आवास को सार्वभौमिक रूप से एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए ये जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है और निर्धनता उन्मूलन में मदद करता है। दिव्यांगजनों, वृद्धों और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट आवास प्रावधान समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं के 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों से सतत विकास लक्ष्यों को एक चुनौती के रूप में अर्जित करने के बारे में विचार करने और जमीनी स्तर पर एक केंद्रित और ठोस तरीके से कार्य शुरू करने का आह्वान किया गया है। एसडीजी का स्थानीयकरण 2030 एसडीजी एजेंडा के उपलब्धि हेतु उपराष्ट्रीय संदर्भों को पहचानने की प्रक्रिया है। ये स्थानीय और उपराष्ट्रीय सरकारों द्वारा नीचे से ऊपर की ओर कार्रवाई के माध्यम से एसडीजी की उपलब्धि का समर्थन करने तथा एसडीजी द्वारा स्थानीय विकास नीति के लिए एक ढांचा प्रदान करने के मध्य संबंध को रेखांकित करता है। एसडीजी का स्थानीयकरण सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए मुख्य सुझाव। पंचायती राज संस्थाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण वृक्षारोपण तथा कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जुड़ी सभी समस्याओं से निपटने जैसे मुद्दों को उठाना चाहिए। सुनियोजित और समन्वित तरीकों से मनरेगा कार्यों के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से बहुत कुछ अर्जित किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं पंचायती राज संस्थाओं में एसडीजी के स्थानीयकरण के महत्व के बारे में। भारत की 2/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवासित है। ऐसे में पंचायत स्तर पर एसडीजी का स्थानीयकरण जमीनी स्तर पर त्वरित परिवर्तन सुनिश्चित करता है। ये ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी स्थानीय नियोजन को प्रोत्साहन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में ओदनतुरई ग्राम पंचायत ने विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने हेतु आरंभ किया गया था। भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कैसे प्रयास कर रहा है, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले केंद्र स्तर पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एसडीजी से जुड़े डेटा का प्रमुख केंद्र बिंदु है। नीति आयोग एसडीजी के लिए आवश्यक समन्वयन करता है। विभिन्न मंत्रालय एसडीजी में शामिल विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित नीतिगत ढांचा, योजना निर्माण और निगरानी करते हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति एसडीजी संबंधी मार्गदर्शन, नीतिगत रूपरेखा और समीक्षा व निगरानी करती है। साथ ही प्रशिक्षण और संसाधन संस्थान तथा विशेषज्ञ भी कार्यरत हैं। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय एसडीजी से जुड़े डेटा का प्रमुख केंद्र बिंदु है। नियोजन विभाग एसडीजी के लिए आवश्यक समन्वयन और निगरानी के लिए नोडल विभाग है। एसडीजी में शामिल विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी विभिन्न विभागों द्वारा की जाती है। जिला और स्थानीय स्तर पर जिला योजना समिति योजना निर्माण करती है। जिला प्रशासन कार्यान्वयन और निगरानी करता है। ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय योजना निर्माण और कार्यान्वयन करते हैं। राज्यसभा ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पारित किया। हालांकि विधेयक को पहले लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, परंतु राज्यसभा ने इसे एक प्रवर समिति को प्रेषित कर दिया था। इस समिति ने सरोगेसी विनियमन विधेयक 2019 में 15 प्रमुख संशोधनों का सुझाव दिया था। स्वार्थहीन सरोगेसी में गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अतिरिक्त कोई मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं है। भारत के सरोगेसी बाजार के रूप में उभरने के कारण सरोगेसी की तुलनात्मक रूप से कम लागत, किराए पर कोख या गर्भ देने वाली महिलाओं की उपलब्धता है, कठोर कानून का अभाव है और उन्नत तकनीक की उपलब्धता है। इस कानून की आवश्यकता क्यों है? बच्चे की राष्ट्रीयता का मुद्दा।
सरोगेट मदर से अनुचित व्यवहार और माता और बच्चे के बंधन को तोड़ने से जुड़ा नैतिक मुद्दा। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। विधेयक सरोगेसी को एक ऐसे अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है जहां एक महिला इस मंतव्य के साथ एक इच्छुक दंपत्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है कि जन्म के बाद वो महिला बच्चे को इच्छुक दंपत्ति को सौंप देगी। विधेयक में वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन स्वार्थहीन सरोगेसी को अनुमति प्रदान की गई है। देश में केवल भारतीय दंपत्ति ही सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। विधेयक किसी भी इच्छुक महिला को सरोगेट माता बनने की अनुमति देता है। इससे निसंतान भारतीय जोड़ों के अतिरिक्त विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी लाभ प्राप्त होगा। सरोगेसी की अनुमति उस स्थिति में प्रदान की जाएगी जब इच्छुक दंपत्ति विनियमों में निर्दिष्ट किसी भी स्थिति या रोग तथा सिद्ध निसंतानता या बंध्यता से पीड़ित हों। 5 वर्ष के असुरक्षित लैंगिक संबंधों के बाद गर्भधारण करने में असमर्थता के रूप में बंध्यता की परिभाषा को इस आधार पर हटा दिया गया है कि ये निसंतानता के निर्धारण के लिए अत्यधिक लंबी अवधि थी। सरोगेसी से जन्मे बच्चे को इच्छुक दंपत्ति की जैविक संतान माना जाएगा। सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए सरोगेट माता की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता का प्रावधान किया गया है। विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित किया गया है। एक अध्ययन के अनुसार गंगा नदी के निचले विस्तार में जल की गुणवत्ता चिंताजनक पाई गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कोलकाता जैसे महानगर के निकट विशेष रूप से गंगा नदी के निचले हिस्से मानव जनित कारकों जैसे नदी के दोनों तटों पर तीव्र जनसंख्या दबाव के कारण बहुत अधिक प्रभावित हैं। गंगा के निचले हिस्से में मल में पाए जाने वाले कोलीफॉर्म की उच्च मात्रा दर्ज की गई है। मानव जनित तीव्रता और गतिविधियों के परिणाम स्वरूप गंगा नदी में अन्य प्रकार के प्रदूषकों के साथ साथ अनुपचारित नगरपालिका अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट को प्रवाहित कर दिया जाता है। मानसूनी वर्षा का प्रमुख पर्यावरणीय मानदंडों जैसे कि घुलित ऑक्सीजन, TDS और अन्य जैविक घटकों पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन जल गुणवत्ता सूचकांक पर आधारित था। इसका मूल्यांकन 4 मापदंडों पर किया गया है: घुलित ऑक्सीजन, pH मान, विद्युत चालकता और घुलित नाइट्रेट। जल गुणवत्ता सूचकांक नदी प्रणालियों के स्वास्थ्य के लिए समग्र उपाय प्रदान करता है। ये गुणवत्ता मानकों के आधार पर व्यापक नदी घाटी प्रबंधन योजनाओं में मदद करता है। गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास। नमामि गंगे मिशन गंगा नदी के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 स्तरीय संरचना, राष्ट्रीय गंगा परिषद, अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राज्य गंगा समितियां, जिला गंगा समितियां आदि। जन जागरूकता के प्रसार के लिए गंगा टास्क फोर्स, गंगा प्रहरी, जमीनी स्तर का कार्यबल। किसानों का कृषि उपज का गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति अधिकार विधेयक 2021। ये विधेयक हाल ही में एक गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है। संसद के वे सदस्य जो मंत्री नहीं होते हैं उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। इस विधेयक में प्रमुख प्रावधान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं: एक फसल के उत्पादन की समग्र लागत पर किसानों के लिए 50% सुनिश्चित रिटर्न देना, किसानों को MSP से कम कीमत पर उपज बेचने के लिए विवश होने पर मुआवजा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष का प्रावधान किया जाएगा। MSP की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने हेतु अलग विभाग का निर्माण किया जाएगा और अनुपालन न करने वाले व्यापारियों के लिए कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में MSP 22 कृषि मदों तथा गन्ने पर उपलब्ध है, जैसा कि कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा घोषित किया जाता है। गैर सरकारी सदस्य विधेयक के बारे में। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में संदर्भित किया जाता है। गैर सरकारी विधेयक को स्वीकार किया जाना है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। जो सांसद प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होता है।
केवल शुक्रवार को ही इसे प्रस्तुत किया जाता है और इस पर चर्चा की जाती है। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रति सत्र केवल 3 विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार वर्ष 1970 के बाद से संसद द्वारा कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पारित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संसद ने अब तक 14 ऐसे विधेयकों को पारित किया है। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। सेबी ने वन कमोडिटी वन एक्सचेंज नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसे चल निधि के विखंडन को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया जा रहा है। ये प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को गैर विखंडित लिक्विडिटी अनुबंधों का एक विशेष समुच्चय विकसित करने में मदद करेगी। ये कृषिगत मदों की 3 श्रेणियों जैसे संवेदनशील, विस्तृत और संकीर्ण में से संकीर्ण कृषिगत मदों पर लागू होगी। इसके संभावित लाभ कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार के विकास, ऐसे मदों के वैश्विक मानक मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने की क्षमता को प्राप्त करना, बेहतर दक्षता और दीर्घावधि में कम लागत आदि है। समग्र लागत में वृद्धि के लिए कृत्रिम अवरोध सृजित करना, बिना किसी ठोस कारण के एक्सचेंजों द्वारा उत्पाद को अवरुद्ध करने का जोखिम आदि इसके दोष हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 एक उल्लेखनीय प्रगति के रूप में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत स्वीकृत सड़कों का लगभग 25% पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। PMGSY का कालक्रम। PMGSY 1 में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध बस्तियों के लिए कनेक्टिविटी हेतु सभी मौसमों में कार्यशील सड़कों के निर्माण की कल्पना की गई थी। PMGSY 2 आगे 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को अपग्रेड करने की योजना है। वर्ष 2019 में सरकार ने मार्च 2025 तक 1,25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए PMGSY 3 को लॉन्च किया था। PMGSY 3 के तहत लगभग 72,000 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें से 17,750 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब जानते हैं इस योजना के महत्व के बारे में। अलग अलग हिस्सों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, बेहतर माल वितरण की सुविधा, बाजार केंद्रों के विकास को बढ़ावा देना, किसानों को अधिक बिक्री योग्य अधिशेष उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना आदि। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की द्विमासिक नीति बैठक। MPC के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं। बैंकों को लक्षित दीर्घकालिक रेपो दर के संबंध में एक मुश्त पूर्व भुगतान करने की अनुमति दी गई है। बैंकों को लक्षित दीर्घकालिक रेपो दर के माध्यम से बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह को प्रेरित करने के लिए ऋण उपकरणों के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो VRRR की मात्रा में वृद्धि की जाएगी। बाह्य वाणिज्यिक उधारियों और व्यापार ऋण के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत इंटरबैंक दर या वैकल्पिक संदर्भ दर की अनुमति दी गई है। ARR यानी वैकल्पिक संदर्भ दर एक बेंचमार्क या मानक ब्याज दर है। इसका उपयोग अन्य ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए लिबोर इंटरबैंक लेंडिंग यानी एक बैंक से दूसरे बैंक को ऋण देने के लिए औसत दरों का संकेत प्रदान करता है। बैंकों को अपनी विदेश स्थित शाखाओं में पूंजी अंतर प्रवेश के साथ साथ पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना लाभ को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी जाएगी। UPI का विस्तार फीचर फोन उपयोगकर्ताओं तक किया जाएगा। फिलहाल ये केवल स्मार्टफोन के लिए ही उपलब्ध है। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड आयोग। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार अब तक केवल 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड्स का गठन किया है। ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता के लिए उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 के तहत गठित किया जाता है। वर्ष 2020 के नियम उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए थे। ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के उपायों से संबंधित है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हथियारों की बिक्री पर रिपोर्ट जारी की गई।
रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय कंपनियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वर्ष 2020 में वैश्विक हथियारों की बिक्री में 1.2% हिस्सेदारी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियां 285 बिलियन डॉलर या कुल हथियार बिक्री में 54% हिस्से के साथ शीर्ष पर हैं। इसके बाद चीन 13% और यूके 7.1% के साथ हैं। वर्ष 2020 में भारत ने घरेलू कंपनियों का समर्थन करने और हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 100 से अधिक विभिन्न प्रकार के सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संघर्ष, सशस्त्रीकरण, सशस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। बोसेनबर्गिया अल्बोल्यूटिया और बोसेनबर्गिया रूबलोल्यूटिया पादपों की ये 2 प्रजातियां अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के तहत वन में विलुप्त के रूप में वर्गीकृत हो चुकी हैं। इन्हें लगभग 125 वर्ष पहले खोजा गया था। बोसेनबर्गिया रूबलोल्यूटिया खासी पहाड़ी मेघालय की स्थानिक प्रजाति थी। बोसेनबर्गिया अल्बोल्यूटिया अंडमान द्वीप के लिए स्थानिक पादप था। ये प्रजातियां जीनस बोसेनबर्गिया के तहत वर्गीकृत हैं। बोसेनबर्गिया फूलों वाले पौधों के अदरक कुल के जिंजीबेरासी परिवार से संबंधित है। उनके विलुप्त होने के संभावित कारणों में जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप और अतिदोहन या प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं। पोलावरम बांध वर्ष 2022 में शुरू होने वाले पोलावरम बांध परियोजना के संचालन ने विकास प्रेरित विस्थापन की चिंता बढ़ा दी है। ये आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में राम्यमपेट गांव के निकट गोदावरी नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इसमें गोदावरी नदी के जल को कृष्णा नदी बेसिन की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। ये परियोजना 2 प्रमुख नहरों के माध्यम से कृष्णा, पूर्व और पश्चिम गोदावरी तथा विशाखापत्तनम जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। स्थानीय लोगों को मुआवजे का कम मूल्यांकन, पुनर्वास स्थलों में समस्याएं, आजीविका, स्थानीय परामर्श का अभाव, अधिवासित क्षेत्र का जलमग्न आदि होना इससे संबंधित चिंताएं हैं। इसके अतिरिक्त ये परियोजना अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में उनके वन अधिकारों की मान्यता को प्रभावित करेगी। अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। जनरल बिपिन रावत। वे वर्ष 1978 में सेना में शामिल हुए और वर्ष 2016 में भारतीय सेना के जनरल तथा वर्ष 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किए गए। CDS सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को शीर्ष स्तर पर प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने के लिए 4 स्टार जनरल का पद है। उनके योगदानों में सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, उत्तर पूर्व में उग्रवाद को नियंत्रित करना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का नेतृत्व करना आदि शामिल है। जनरल विपिन रावत के गुण: वे एक उत्कृष्ट सैनिक थे। उन्हें ईमानदारी, दृढ़ संकल्प, निस्वार्थ सेवा, साहस और सम्मान के गुणों के लिए जाना जाता है। शारदा मेनन। शारदा मेनन भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता थी। अब बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में। शारदा मेनन ने पुरानी धारणाओं को दूर कर मानसिक स्वास्थ्य पर लोगों का दृष्टिकोण बदला। पुनर्वास के प्रयासों में सामाजिक संगठनों की भागीदारी के माध्यम से मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के पुनर्वास में इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करने की दिशा में भी कार्य किया। इनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण गुणों में निस्वार्थ सेवा, समर्पण, साहस, सामूहिक प्रयास और प्रेरणा शामिल थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।